पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2025 तक भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गहरा परिवर्तन आया है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत हो या दूरगामी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, सरकार का ध्यान स्पष्ट तौर से सभी के लिए सस्ती, सुलभ और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवा पर है। भारत ने न केवल कोविड-19 संकट का सामना किया है, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का प्रबंधन किया है और दुनिया के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार के रूप में उभरा है। मिशन इंद्रधनुष जैसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के माध्यम से निवारक देखभाल बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एम्स संस्थानों और एमबीबीएस सीटों के रिकॉर्ड विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा में बदलाव किया गया है। इससे देश के हर कोने से डॉक्टरों की एक नई पीढ़ी सशक्त हो रही है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इससे लाखों परिवार के इलाज पर खर्च की बचत हुई है। आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। साथ ही सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में पीछे न रह जाए। इस योजना को पहले के खंडित और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा वितरण दृष्टिकोण से प्राथमिक से तृतीयक सेवाओं तक फैल देखभाल की व्यापक आवश्यकता आधारित निरंतरता में बदलाव के लिए डिजाइन किया गया था। ये योजना सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी जुड़ी है और समावेशी स्वास्थ्य पहुंच के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पैसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पैसा नियमावली के कई बंदों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा कानून के तहत किए गए अपबंदों का क्रियान्वयन इस तरह हो जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 218वें उर्स के अवसर पर रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह पहुंचे। ऐसे में उन्होंने चादरपोशी कर समस्त राज्यवासियों के लिए सुख, समृद्धि और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में चादरपोशी के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने चादरपोशी की रस्म अदा कर रिसालदार शाह बाबा से समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित सुपर मैक्स हॉस्पिटल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हालात पर काबू पाया और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुपर मैक्स हॉस्पिटल के तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। कि कुछ दीदी कुछ गलत लग रहा है मुझे। मैंने कहा पूछो, कंप्यूटर से पूछो ये क्या कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सब सही है। एक डॉक्टर निकले, उन्होंने बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, इनको वेंटिलेटर की जरूरत है। हमने बोला अगर आपके पास सुविधा नहीं थी आप हमें पहले बताते, पहले बताना चाहिए था। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, इनके पास कोई सुविधा नहीं थी। और
घुटने में चोट लगी 14 तारीख को शाम को। पिताजी हैं। क्या नाम है इनका? हाकिम सिंह। क्या हुआ है इनके साथ में? इनके साथ में इनका कूलर टूट गया, वो मोटू का ऑपरेशन हुआ है। कहाँ पर? सुपर लैक्स में। कहाँ पर है वो? सुपर जलेसर रोड पर। जलेसर रोड के पास। क्या फिर वहाँ क्या हुआ इनके साथ? जे उनका मोटू का ऑपरेशन हुआ है, खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए हैं। जरूर यहाँ क्यों लेके आए? उनको दिखाने के लिए माँ पर रेफर कर दिया था कि आगरा लेके जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मुकेश बघेल से। मुकेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट इसमें है? बिल्कुल प्रिय, थाना उत्तर के झील के पुलिया का इलाके का ये सुपरमैक्स अस्पताल है, जहाँ ऐसे दर्जनों अवैध रूप से अस्पताल फिरोजाबाद में संचालित है, जिसके बाद लगातार आए दिन इस तरीके के अस्पतालों में मरीजों की मौत का सिलसिला देखने को मिलता है, जिसके बाद खाना पूर्ति के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की टीम पहुंचती है और सील की कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते इस तरीके के हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं, जिसके बाद भी चिकित्सा विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने में अभी तक दिखता नजर नहीं आ रहा है, जिससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो चिकित्सा विभाग है और चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इस तरीके के हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जिसमें ना तो उपकरण की सुविधा है और ना ही ट्रेंड डॉक्टरों की, जिसको देखते हुए आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, ऐसे भी इस अस्पताल से, स्वास्थ्य केंद्र से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और मामला सामने आया है तो आगे सीज किया गया है ये जो अस्पताल है इसे। ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से फिरोजाबाद शहर की बात करें तो ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं जो कि बिना अनट्रेंड डॉक्टर और अनट्रेंड स्टाफ की देख रेख में संचालित हो रहे हैं, जो केवल चिकित्सा विभाग की मेहरबानी के चलते इस तरीके के अस्पताल संचालित है, जिसके बाद लगातार ऐसे हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं। किसी न किसी अस्पताल में किसी न किसी मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद खाना पूर्ति करता हुआ चिकित्सा विभाग जरूर दिखाई देता है। लेकिन अभी तक हम बात करें अगर ठोस कार्रवाई की, तो अभी तक चिकित्सा विभाग द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई ऐसे अस्पतालों के खिलाफ नहीं उठाई गई है। जी बिल्कुल मुकेश, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और कब लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र के उर्मिला गांव में डीआईजी राजीव त्यागी ने जन चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को ड्रोन अफवाहों के प्रति जागरूक किया और सभी की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक संदीप मीना समेत पूरा भारी पुलिस बल तैनात रहा। आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग रात में समय निकाल के इस जन चौपाल का हिस्सा बने हैं। 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण यहाँ रेस करे गए हैं। जो पहले ही थे उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि चोरी हो रही है तो हम चोर को पकड़ेंगे भी, मारेंगे भी, हम क्या थाने जाएंगे शिकायत करने? और अगर हम शिकायत करने जाएंगे तो वो हमारे परिवार को मार देगा, तो हम क्या करें? पहली चीज़ है राइट टू सेल्फ डिफेंस, कि अगर आपकी जान को खतरा है या आपके परिवार की जान को खतरा है तो आपको सेल्फ डिफेंस का बिल्कुल अधिकार है। आप बिल्कुल लड़िए, आप बिल्कुल जो है सामना करिए ऐसे चोर का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल में विजिलेंस टीम और स्थानीय लोगों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची टीम पर महिला और उसके परिजनों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों के अनुसार विजिलेंस की टीम ने उनके घर में घुसकर महिला और उसके भाई के साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके पर मोहल्ले के लोग भी आ गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी हाँ, मैं बोला मैं सर क्या बात है, क्यों धक्का दिया आपने? मैंने दुकान से बात करते, आप बत्ती अगर चोरी की थी तो तुम तो कुंडी खटखटाते, पूरे घर में खड़खड़ा लेते घर में क्या तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी किसी की बात करी। मेरा गिरवान पकड़ लिया, जिससे बैठा लिया, मेरा सिर मारा जिससे में बहुत जोर से, और मेरा खून निकलने लगा, पट्टी बदला के मैं अभी आया हूँ बिल्कुल। और 2 चांटे मारे मेरे बहुत जोर जोर से, बोले बेटो गाली बाकी माँ बहनों की अलग। और मेरे बहनों को हमारे 4 चांटे भाई सड़क पे खड़ा हो गया। हमारे बहनों तो डरे कि वो भाग गया एकदम फौरन से पहले। हाँ उसी से लगी मेरे, अभी जिप्सी में सिर लगा मेरा बहुत जोर से,
अभी दवा ले गए हूँ डॉक्टर जी को, तो अभी पट्टी बंद लगाऊं, अभी करवा देता हूँ। अभी हम 5 भाई हैं। किसके भाई हो? किसके? मैं इसके भाई हूँ, बहन का, गुलशन का। हाँ, गुलशन भाई फुरकान। मेरा टेंटिया पकड़ा है, 4 थप्पड़ मारे मेरे अलग से। हाँ, और गालियां बगी अलग से मुझे, बोले गालियां बगी। मैंने कहा बदतमीजी कर रहा हूँ हमारी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और रात के टाइम पे घर पे कोई नहीं है और तुम घर के अंदर घुसी है। हम तो पूछते कसते तो सही किसी से। अम्मी का नाम क्या? गुलशन। पापा का? शहादत। मोहल्ला कौन सा लगता है? चौधरी सराय समना। क्या घटना हुई? हम घर पे थे, मम्मी थी, मेरी बहन थी, आंटी थी, जेंट्स पुलिस वाले आए ऊपर को, मेरी मम्मी को धक्का दिया, फिर भाड़ा, फिर नीचे आई अम्मी, हम आए अम्मी के साथ। अम्मी ऊपर सो रही थी सबसे। फिर कोई नहीं था, ना आए, नीचे जेंट्स भी थे, ऊपर से जेंट्स मारता आया, फिर लेडीज ने भी मारा, जेंट्स नहीं मारा, हम भागे ना उन्हें बचाने को अम्मी को, तो फिर वो वहां पे भाग गए। मेरी अम्मी को बहुत मारा है, मैंने सजा दिलवाना चाहती पुलिस वालों को। अम्मी कहाँ थी? अम्मी को जीने पे इन्होंने धक्का दिया। मेरी लेडीज नीचे थी, जेंट्स गया था ऊपर को। वाले थे कौन थे? पता नहीं कौन थे मुझे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सतीश से। सतीश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, विजिलेंस टीम पर मारपीट का आरोप लगा है, क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल की, तो बी टीम वहाँ पर पहुंची। मौके पर देर रात 10 बजे घर में किसी की घुसती है। घुसने के बाद में चेकिंग करने पहुंचती है, तो उसके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि उसकी बहन को जो है उसकी भाभी जीना से, महिला की जीना से जो है धक्का मार के जो है बिजली चेकिंग करी आ रही थी। उसी को लेकर उसकी चोट लगी। उसके परिवार पर कई लोगों को मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर के बिल्कुल मौके पर सूचना दी गई, पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिए सुनवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो है यहाँ पर बात की जाए संभल की, जो है बताया जा रहा है कि चोरी की बिजली चला रहे थे, तो देर रात्रि 10 बजे टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। पहुंचने वाली बिजली टीम पहुंचने के बाद में उनके घर चेकिंग करने लगती है। लेकिन उनके परिवार वालों का आरोप है कि जो हम कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से चेकिंग करी जाए, लेकिन इन्होंने मारपीट की गई है। पुलिस का कहना है कि जिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिजली टीम का कहना है कि ये आरोप गलत लगाए जा रहे हैं, ये काफी समय से बिजली चोरी कर रहे थे। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से उसमें बिजली चोरी का भी मामला सामने आया है, पुलिस ने दोनों से बातचीत की है, दोनों पक्षों से सुनवाई की है। ऐसे में बिजली चोरी की कोई एंगल सामने आया है, पुलिस ने जांच पड़ताल की होगी? ये बताऊं, जिस तरह बात की जाए तो बिजली चोरी की यहाँ पर जो है जिस तरह से टीम पहुंची है, लेकिन ऐसा कोई अभी जो वहाँ के मोहल्ले में पहुंचे जेई विकास बाबू का कहना है कि ये जो है टीम जब पहुंची है तो इन्होंने ये आरोप लगाया गया, ऐसा अभी कोई सबूत नहीं मिला है जिससे जो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन जो परिवार जो जिनके घर टीम पहुंची थी, उनके परिवार का आरोप है कि हमारे साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका 2 का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सतीश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम नौटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 65 वर्षीय शेर खां की उनके ही नाबालिग नाती समीर ने हत्या कर दी। दरअसल मामूली पैसों को लेकर शेर खां और उनके बेटे असलम और नाती समीर के बीच में कहासुनी शुरू हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि किशोर अवस्था के नाती ने अचानक छत से भारी पत्थर उठा लिया और गुस्से में दादा के सिर पर मार दिया। पत्थर सीधे सिर पर लगा और शेर खां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी नाती को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना घटत हो गई कि हमारे पति दारू पियत थे, चरा गए थे, हल्के नहीं में रहते, पैसा डल गया में रोटियां निकली सुबह उठा के पिया दारू। अच्छा चाय झिंझन में ऐसे सुखा लगे दादी कहीं लड़े थोड़ी जने दे कह रहा है कहते हम तो कुआरा दे कह हम तो कुआरा 3 साल से हमसे अलग रह रहा है। हमने बड़ी बड़ी को ब्याह करो तो नहीं 1 रुपया नहीं चुकाओ कहे जा। अब हमें अपनी हल्की को काटते तो अपनी बड़ी बड़ा चेक काट काट के हमने चुका लो। अब हमने अपनी बड़ी की पार देगी जरा आज हमारी मम्मर के अंदर आ गया तो बतरी आई पापा तो मालूम आ गए सोचा उल्टे सीधे गाय जा रहा तो फिर हमारे तो कहते बिटिया जो दे तो लड़की जो रही तो काजी बोला तो जो मोड़ा खा सीधे बाप में खा ले अपने में 2 में चच्चा में नहीं मारा तो वो कमाई साल को चच्चा जो खाता होगा तो पकड़ गई ना दुआ काटना बकरी में से फिर जे लट लेके यहाँ से इधर गेटन में दाइन में ना तो मोह कुंडी लगा के भीतर ले गए बेयाल को चच्चा जो खत्म होगा तो पकड़ लेगा ई का तो बकरी में जाके गैलरी में गुम्मा भरे तेरे घर ने तो बेपन के सामने का फेंकता गाने
से तो गोड़े में हम आए में गालो हल्की मोड़ आके में गालो एक मार रहे थे 200 सुनने छोड़ाओ के ना मार सुनने ऐसा भालना उनके मुड़ी में। थाना क्षेत्र उल्लन के नोटा गांव से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के बीच में झगड़ा हो गया है, जिसमें शेर खान जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष तथा उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल से ये जानकारी हुई कि शेर खां, उनका बेटा हसमत तथा उनका नाती समीर चंद रुपयों को लेकर के अकस्मात इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें समीर और दादा के बीच में मारपीट होने के कारण चोटें आई थी, जिसमें शेर खां की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। समीर को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के पत्थर कारोबारी मनीष गुप्ता के बेटे शशांक को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराने और उन तक पहुंचने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अपहरण करने के बाद बदमाश शशांक को सीधे कन्नौज ले गए थे। अपहरणकर्ता में शामिल मोहित के मामा श्याम सुंदर के घर के एक कमरे में रखा था। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 7 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। सभी मोबाइल फोन सीमावर्ती राज्यों से चोरी किए गए थे। पीड़ित स्वजन से फिरौती की मांगने के लिए बदमाशों ने केवल व्हाट्सएप कॉल का ही प्रयोग किया। कार में जीपीएस लगा हुआ है, ये बात शशांक ने ही बदमाशों को बता दी थी। गाजियाबाद के एक अपहरण का मामला जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था, उसको लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साथ में अखंड मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। सर, ये जो आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया, सर कैसे इन लोगों को रेकी करते और कैसे ये लोग उस लड़के तक पहुंचे? ये देखिए, गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी है राम प्रकाश गुप्ता, उन्होंने थाना धनौर के मुकदमे लिखा था। मुकदमे के लिखे जाने के क्रम में कई टीम्स का गठन इसमें हुआ था, जिसमें जैसे कि आपको पता है कल लड़के को हमने सकुशल बरामद किया था और 2 अभियुक्त जो है इसमें मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। बाकी 3 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए थे। ये सभी लोग आपस में दोस्त हैं। इनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, सब कर्जे में थे। इनमें एक अभियुक्त जो है निमय, वो इसकी दुकान पर आता जाता था शोरूम का पत्थर पे, वहाँ पे इन्होंने ये योजना बनाई और उस योजना के बनाने के उपरांत एक अन्य लड़की प्रीति है, वो इसके संपर्क में आई और 9 तारीख को उसने डेट के लिए इसको बुलाया, जहाँ पे लोग इस लड़के को लेकर कन्नौज चले गए और जो बाकी अन्य लोग हैं वो दिल्ली की तरफ निकल गए, जहाँ से वो कॉलिंग कर रहे थे और कन्नौज में इन्होंने इसको रखा था। टीम से लगातार इसमें काम किया और कल एक लड़के को सकुशल बरामद। तो ये थे हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के डीसीपी, जिन्होंने बताया कि ये आरोपी सादे किस्म के अपराधी थे जो कि दिल्ली से कॉलिंग करा रहे थे और आरोपी लड़के को कन्नौज में रखा हुआ था। ग्रेटर नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN। शामली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 नशे के बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सभी तस्कर नेपाल से नशीला पदार्थ लाकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों के पास से एडवोकेट का टैग भी मिला है। एक स्कॉडा गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नशा विरोध अभियान हम लोग चला रहे हैं। जनपद शामली में भी हमारे यहाँ काफ़ी सक्रियता इसमें पुलिस दिखा रही है। विगत रात्रि में एक स्कोडा कार को रोक के चेकिंग करने का प्रयास किया गया, तो कुछ लोग भागने के प्रयास में गिरफ्तार किए चौसाना थे और उनके पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रुपए के आसपास है। इसमें 4 लोग बैठे हुए थे जो मूलतः तिकुनिया लखीमपुर के रहने वाले थे और उनका नाम क्रमशः गुरनेब अंग्रेज, गुरप्रीत और नरवेल सिंह है। ये सभी लोग एक अंतर राज्यीय तस्कर हैं। ये नेपाल से और लखनऊ एक ब्रजेश नाम के आदमी से अफीम को मंगवाते हैं और तिकुनिया से अपने गाड़ी में रख के लोग इसको ट्रांजिट करके पंजाब लेके जाते हैं। पंजाब में अमृतसर में किसी को सप्लाई करते हैं ये लोग। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में वो शामिल हुए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इसमें शामिल हुए हैं। इसी के साथ स्पीकर और सीएम धामी ने
इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। एआई और अध्यात्म के संगम पर गहन चर्चा भी की जाएगी। Floral offerings to the patron founder of देवी संस्कृति विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री ये परिवार। तस्वीरें आपको सीधे हरिद्वार से दिखाई जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में वो शामिल हुए। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया है। इसी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम धामी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखाई जा रही है, जहां एआई समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए हैं। इसी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एआई और आध्यात्म के बीच में संगम पर चर्चा करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्पीकर और सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि एआई और आध्यात्म के संगम पर चर्चा करना है। इसी के साथ सम्मेलन में देश विदेश के काफी सारे विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए हैं। इसी के साथ कई विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में ये शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ लोकसभा स्पीकर भी मौजूद हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एआई समिट का आयोजन किया गया है। इंडियन एआई समिट का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में किया गया, जहां एआई और आध्यात्म पर चर्चा की जाएगी। एआई और आध्यात्म के बीच के संगम के बारे में चर्चा की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।